हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल पिछले 3 दिनों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो आज की इस क्लास में पिछले 12 शिफ्टों पर आधारित जीके और करंट अफेयर के पूरे पेपर का हल देखेंगे। तो जिस तरह से टॉपिक वाइज के सवाल पूछे गए थे पिछले 12 शिफ्टों में, तो आज की इस क्लास में जीके का कंप्लीट निचोड़ करने वाले हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बाकी है तो ये क्लास को देख लेंगे, उनका पूरा जीके यहीं से मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहां तक कि करंट अफेयर के भी सवाल इस क्लास में ऐड कर दिया गया है। आपको जितने भी टॉपिक से सवाल मिलेंगे सेम टू सेम इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास के टोटल 80 क्वेश्चन को जरूर से जरूर अपने शिफ्ट से पहले तैयार कर लेंगे। जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है, भाई इस क्लास को कंप्लीट वॉच एक बार जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें वो सवाल होने वाला है जो पिछले 12 शिफ्टों में हर बार पूछे जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इस क्लास के सारे टॉपिक के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो भी रामबाण साबित हो सकता है। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्षेत्र फिल्म 54वां 2024 किसे प्रदान किया गया था? बताइए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्षेत्र जो कि फिल्म 54वां 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखेंगे, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि 53वां पूछ देगा कि 2023 में 53वां किसे दिया गया था, तो वहीदा रहमान को दिया गया था, जो ऑप्शन ए होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? याद रखिएगा, जेसी पलेमंस बने थे। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो अनोरा फिल्म थी। ध्यान दीजिएगा, यही तो सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2024 में? बताइए, किसे बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2024 में? तो सामंथा हार्वे को दिया गया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एआई शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया गया था? एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था एआई शिखर सम्मेलन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? क्वाड सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो डेलावेयर यूएसए में किया गया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। भाई आप जरूर से जरूर इस पीडीएफ को पढ़ेंगे एक बार अपने शिफ्ट से पहले। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विश्व श्रम सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ था? बताइए, विश्व श्रम सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? बताइए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? तो इंदौर एमपी में किया गया था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? बताइए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? बताइए, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक 151 नंबर की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बताइए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से स्पेडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है? यह हाल ही का सवाल है।
स्पैडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है? तो याद रखिएगा PSLV C-60 द्वारा छोड़ा गया है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो भी साथ ही 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था, सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बताइए, हाल ही में 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सीतवाला ने जीता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहां किया गया था? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 355 में उल्लेख है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 213 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आज का ये क्लास आप कंप्लीट वॉच कर लेंगे, जीके का और करंट अफेयर का। भाई इनसे एक भी सवाल बाहर नहीं आ रहे हैं। ओके, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं? बताइए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं? तो अनुच्छेद 326 में कहे गए हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो अनुच्छेद 226 है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 343 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? बताइए, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की पावर होती है? तो अनुच्छेद 302 के तहत। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, अनुच्छेद 213 में कहा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंग मंच माना जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है धनु यात्रा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तुलसी के पेड़ के नीचे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो मुंबई शहर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, गुजरात राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो भाई याद रखिएगा, ये त्यौहार पोला त्यौहार। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, लोसार त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम त्यौहार मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कितने दिन का उपवास रखते हैं? बताइए। चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो याद रखिएगा, 40 दिनों का उपवास रखते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। कश्मीर के लोग नवरे उत्सव को देवी को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यानी कश्मीर के लोग नवरे उत्सव के दिन किन देवी को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? बताइए। तो याद रखिएगा, देवी सारिका को समर्पित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? तो याद रखिएगा, ठाट करता है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिनके संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था? 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिनके संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था? तो वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो किस राज्य के नृत्य का पर्याय है? चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कि मणिपुरी नृत्य का पर्याय है। बी ऑप्शन मणिपुरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा हुआ है? बताइए। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा हुआ है?
तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? बताइए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो विष्णु नारायण भातखंडे को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई अपने शिफ्ट से पहले जरूर से जरूर इन सभी प्रश्नों को स्टोर करेंगे। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान कौन सा है? पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव वन निवास स्थान कौन सा है? तो सुंदरबन है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत का कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए जाना जाता है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए फेमस है? तो पश्चिमी घाट है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी नदी रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है? तो कौन सी नदी रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है? तो बेतवा नदी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किसके रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। तो आज बिहार का रिजल्ट आने वाला भाई चुनाव का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1959 में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी किस राज्य के घाटशिला में स्थित है? बताइए, भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स किस राज्य के घाटशिला में स्थित है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1927 में हुई थी, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देना और पोषण करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, तो किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? बताइए दोस्त मेरे, स्टार्टअप इंडिया योजना को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो सर जी 2016 में लॉन्च किया गया, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? बताइए, कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो 2015 में स्टार्ट की गई एक पहल है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए? बताइए, किस योजना के तहत? तो भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? बताइए, कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा विशाखापट्टनम है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइएगा कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो याद रखेंगे यूपी में था यानी उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता, किस वर्ष में? तो 1951 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56।
भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन है? तो अभिलाषा बराक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1993 में, यानी 1993 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। मेंडेलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था? बताइए, मेंडेलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया? तो याद रखिएगा 2019 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा भारतीय स्थल का नाम दिया गया था, यानी किस नंबर के भारतीय स्थल का नाम दिया गया था? बताइए, धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस नंबर के भारतीय स्थल का नाम दिया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 40वां भारतीय स्थल का नाम दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में छऊ नृत्य को किस वर्ष अंकित किया? बताइए, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में छऊ नृत्य को किस वर्ष अंकित किया? तो 2010 में। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। बताइए, भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, उसका नाम क्या है, कौन है? तो सर जी सुंदरबन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो दोस्त मेरे 2.13 मीटर की होती है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, 63। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि कितने इंच की तक हो सकती है? बताइए, फीफा के नियमों के अनुसार आपको बताना है कि जो आधिकारिक स्वीकृत मैच में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि होती है वो कितने इंच की हो सकती है? 27 और 28 इंच की। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1956 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1954 में। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम तो पारित किया गया था 1961 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2013 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो केवल 1.7% था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितना था भाई, क्या थी? बताइए, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित
आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 5.2 थी। ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1961 से लेकर 66 तक चला था भाई। क्वेश्चन नंबर 73 कॉल करिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसाफ विभाग का प्रमुख था? दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसाफ विभाग का प्रमुख कौन था? तो दबीर खास था। ऑप्शन है यहाँ से दबीर खास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई अपने सबसे पहले आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपना एग्जाम डेट हमें बता दीजिएगा भाई कि आपका एग्जाम किस तारीख को होने वाला है। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव ये किस वंश के पहले 3 शासक थे? बताइए, यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव ये किस वंश के पहले 3 शासक थे? तो गढ़वाल वंश के पहले 3 शासक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 75। डैश सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था, यानी किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? बताइए, किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो मीर सामा को। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 77। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दीन पनाह का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी में क्या शामिल है? तो भंडारण शामिल है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में, किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? बताइए, किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? तो 2003 में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल आपका 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को यही कहेंगे कि सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे अपने शिफ्ट से पहले। और दूसरा बात कि अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हमें आपको क्लास प्रोवाइड करना है। तो साथ ही अभी तक जितने भी आपका 12 शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हुआ है, पूरे शिफ्टों में भाई इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे रहे, चाहे आप जीएस की बात करें चाहे करंट अफेयर की बात करें। ओके, तो आइए अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करिए और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से मेहनत करिए, मैथ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस अधिक करिए, कैलकुलेट अपना स्पीड बढ़ाइए। रीजनिंग इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके दोस्त मेरे, और आज शाम में 7:05 पर 7:05 वाला क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे पेपर का हल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही 7:05 पे एक और नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।